वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक सर आज फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको आज हम आप लोगों के सामने सत्यापित करने वाले हैं। तो वो क्या है, टॉपिक क्या है? टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिज्म में जब प्रकाश एंट्री करता है तो किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। और एक इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। इस टॉपिक के बाद हमको एक टॉपिक और समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग 10th में पढ़ चुके थे। 10th में स्नेल का नियम पढ़े होंगे। स्नेल का नियम क्या था? साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। तो हम लोग उस फार्मूला का भी यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं, और करने के बाद क्या करेंगे, इस फार्मूला को आज हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस चीज़ को एक बार, दो बार, तीन बार जब तक उसको हम क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक इसको प्रूफ करना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए, तो एक प्रिज्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रिज्म हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो प्रिज्म में कितना, दो अपवर्तक सतह होता है। एक अपवर्तक सतह इसका ये होता है, एक अपवर्तक सतह इसका ये होता है। तो अपवर्तक सतह का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो अपवर्तक सतह का मतलब होता है कि जब प्रकाश इसमें आया, जब प्रकाश इसमें क्या हुआ, आया, जब प्रकाश आने के बाद क्या हो गया, प्रकाश तो जाएगा, प्रकाश जाएगा। तो प्रकाश जाएगा तो जाने का मतलब क्या होगा, अब प्रकाश के वेग में अंतर आ गया। वेग में अंतर आ गया, इसका मतलब क्यों अंतर आया? अब सवाल आता है कि इसके वेग में अंतर क्यों आया? प्रकाश जब गया तो वेग में अंतर क्यों आया? तो अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग कम होगा। तो क्या हो गया, इसका चाल कम जाएगा, और चाल जब कम जाएगा तो आदमी के चलने का जो स्टेमिना है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इधर उधर होने लगेगा। तो वही कहता है कि चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बोर्ड पे। क्या हो गया, तो दो इस तरीके से प्रिज्म में दो अपवर्तक सतह होता है। ठीक है, चलिए बना दिए, प्रिज्म बना दिए। ठीक है, अब क्या कहता है कि जब इससे कोई प्रकाश का किरण जाता है, ठीक है, चलिए प्रकाश का किरण गया। ठीक है, तो प्रकाश का किरण गया, इसका मतलब ये हुआ कि पहला ये हो गया, ये इसका एक सतह हो गया। ठीक है, जो ये कौन सा सतह है, ये पारदर्शी सतह होता है, ये पारदर्शी सतह होता है। तो पारदर्शी सतह का नेचर क्या है कि वो प्रकाश को क्या करेगा, एक छोर से दूसरे छोर पे, मतलब वो प्रकाश को पार कर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो प्रकाश इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, चलिए प्रकाश इस तरीके से निकल जाता। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ठीक है, अब साधारण में समझ सकते हैं कि जैसे आदमी गया तो एक नालायक दोस्त उसको यहाँ मिल गया। ठीक है, नालायक दोस्त मिल गया, तो अब बोला कि चलो ना कहीं बाजार चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। जो यहाँ जाना चाहता था, ठीक है, राम के घर जाना चाहता था, ठीक है, अब उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। तो परिवर्तन क्या आएगा, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पर हम लोग लंब लाइन डाल देते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो लंब डाल दिए। तो आप जानते हैं क्या पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कब? विरल से सघन में जाने के बाद। तो ये क्या करेगा, ये किरण इधर मुड़ेगा, ये, ठीक है, इधर मुड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब इतना ज़्यादा भी तो नहीं मुड़ेगा, अब ये क्या हो जाएगा, चलिए, तो ये स्केच रेड वाला, चलिए देखते हैं। चलिए, तो ये वाला है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी दिशा में ये परिवर्तन हो गया। ठीक है, ना तो इधर गया ना ही अभिलंब के बिल्कुल पास गया, तो अब ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ध्यान अगर इसको हम देंगे, बिल्कुल कॉन्शस होकर अगर ध्यान देंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फिर ये क्या होगा, ये हमारा, चलिए, ये हमारा विरल माध्यम है, मतलब वायु हो गया, और ये कांच हो गया। ठीक है, तो वायु हमारा होता है विरल माध्यम, होता नहीं है, मतलब दो के सापेक्ष अगर देखा जाए तो विरल माध्यम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक कम है। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश क्या हो रहा है। प्रकाश
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया ये, ठीक है। लेकिन इतना दूर फिर लाइट क्या ट्रैवल किया, इतना दूर लाइट फिर ट्रैवल किया, प्रिज्म के अंदर ट्रैवल किया, मतलब ये प्रिज्म था, ये प्रिज्म के अंदर क्या इतना दूर ट्रैवल किया, ये इतना दूर ट्रैवल करने के बाद फिर क्या हो गया, तो अब जो निकल रहा है प्रकाश वो क्या कांच से फिर वायु में निकल रहा है, तो फिर क्या होगा, सघन से फिर विरल में जा रहा है, वो विरल माध्यम में जा रहा है, सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे, ठीक है। चलिए डाल देते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, डाल दिया। चलिए तो अब क्या करेगा, सघन से विरल में जाने पर, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटता है, तो ये अभिलंब के पास आया, देखिए ये अभिलंब के पास आया, अब ये अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटने का मतलब क्या हो गया, देखिए तो अब ये अभिलंब से दूर हटेगा, मतलब इधर आना चाहेगा, वो पास होता है तो उधर जाना चाहता है, अभिलंब से दूर हटेगा मतलब ये इधर आना चाहेगा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश को हम लोग भेजे कहाँ से, प्रकाश को हम लोग यहाँ से भेजे, ठीक है। जाना था कहीं और, जाना था राम के घर, पहुँच गया सीता के घर, क्यों पहुँच गया, क्योंकि नालायक दोस्त इसको मिल गया था, ठीक है। तो नालायक दोस्त, प्रिज्म में पूछेगा नालायक दोस्त कितना है, तो आप बोलोगे प्रिज्म में 2 नालायक दोस्त हैं, जिसको हम लोग अपवर्तक तल बोलते हैं या अपवर्तक सतह बोलते हैं। तो एक अपवर्तक सतह हमारा ये होता है, एक अपवर्तक सतह हमारा ये होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका रे डायग्राम हो गया। तो अब ये सवाल आता है कि यह कितने एंगल से विचलित हो गया ये, ठीक है, ये कितने एंगल से विचलित हो गया। तो विचलित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन खींच ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो आपको एंगल दिख रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं विचलन कोण, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। तो आज हम लोग यही विचलन कोण के बीच रिलेशन बताने वाले हैं, विचलन कोण, और ये जो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण हमेशा जो होता है वो कैपिटल ए से दिखाते हैं इसको, ABC, ठीक है। तो ये हो गया कोण ए बराबर हो गया हमारा प्रिज्म कोण, ठीक है, कोण ए बराबर प्रिज्म कोण हो गया। और ये जो अगर इससे इसको हम लोग इस तरीके से एंगल को पता करें, ये हो जाएगा I हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से जो यहाँ एंगल बनेगा इसको हम लोग R1 मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ जो बनेगा इसको R2 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद पिक्चर्स को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव देखने वाले हैं। चलिए तो देखिए प्रूफ करने का कुछ प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को समझना जरूरी है, ठीक है। तो प्रूफ करने का तो ज्योमेट्रिकल प्रोसेस होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से भी पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग में कुछ परिभाषा या कुछ चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। तो उस चीज़ को जानने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स लिख कर रखें जिससे कि ताकि आपको हम समझा सके आसानी से। तो कहता है ABC क्या है, प्रिज्म का मुख्य काट है, ठीक है। अर्थात इस तरीके से प्रिज्म को अगर हम लोग नाम से डिनोट करें तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से A, B और C हो गया। अब देखिए जिसका अपवर्तक तल, अपवर्तक तल 2 है इसमें, अपवर्तक तल इसमें 2 है। हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटा लाइन से कर रहे हैं, आप लोग मत मोटा करना, आप समझना केवल, ठीक है। तो एक हमारा अपवर्तक तल ये है। अपवर्तक तल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्रकाश गया तो मुड़ गया ना, जब प्रकाश गया तो मुड़ गया ना, तो मुड़ गया मतलब ये क्या हो गया, ये अपवर्तक तल हो गया। अगर नहीं मुड़ता तो ये अपवर्तक तल नहीं होता, तो ये अपवर्तक तल हो गया। फिर से अंदर गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर उसके अंदर क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, तो ये क्या हो गया इसका फिर अपवर्तक तल। तो अपवर्तक तल का नाम अगर लिखेंगे तो AB एक अपवर्तक तल हो गया, और एक हमारा अपवर्तक तल क्या हो गया AC, अपवर्तक तल क्या हो गया AC। अब कहता है कि देखिए इसको प्रिज्म कोण तो बोलते हैं, ठीक है, इसका भी यूज होगा क्योंकि सत्यापन में देख लीजिए A लिखा हुआ है। अपवर्तक तल इसका कौन कौन सा है, AB है और AC है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि अपवर्तक तल हमारा एक AB और एक AC है, अर्थात एक प्रिज्म में अपवर्तक तल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अर्थात अब कहता है अपवर्तन कोण, मतलब अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रिज्म कोण के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिज्म कोण को यहाँ क्या कहता है, अर्थात के बीच का कोण, अर्थात अपवर्तक कोण का मान क्या है A है, अर्थात या तो आप प्रिज्म कोण कह सकते हैं या अपवर्तक कोण कहते हैं। अब देखिए कहता है प्रिज्म जो बना हुआ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक नहीं पता है हमको,
ठीक है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये क्या है, दोनों माध्यम अलग अलग है। अब कहोगे सर कांच का आवर्तनांक तो हमको पता है, लेकिन ये चीज़ तो क्लियर नहीं है कि कैसा कांच है, प्लास्टिक का कांच है या मतलब कहने का मतलब हो गया कि ग्लास है, क्या है इस तरीके से, तो ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो हम उसके आवर्तनांक को क्या मान लेंगे, म्यू मान लेंगे। ठीक है, आवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं या n1 से दिखाते हैं या n2 से दिखाते हैं। ठीक है, कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या μ1 या μ2 से दिखाते हैं। अब आपतित किरण के बारे में बोल रहा है, तो देखिए इसी को बोला गया आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण का नाम तो बता सकते हैं, पी क्यू। आपतित किरण का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू। चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब निर्गत किरण, निर्गत किरण का मतलब होता है निकलना, निर्गत किरण का मतलब होता है निकलना। तो निकला क्या, निकला आर से एस की तरफ निकल गया, मतलब यहां से समझिए तो पी क्यू आपतित किरण हो गया। ठीक है, क्यू से आर हो गया अपवर्तित किरण, क्यू से आर हो गया अपवर्तित किरण, और आर से एस हो गया निर्गत किरण। ठीक है, अब विचलन कोण कैसे पता करेंगे, तो विचलन कोण पता करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा लिखा हुआ है। तो देखिए कोण लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन मोटा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप कॉपी में जब नोट करेंगे तो ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का अगर आप साइड बता रहे हैं तो क्या हो, ये हो गया S1। ठीक है, ये S1 हो गया, ये S हो गया ये। ठीक है, और ये O हो गया ये। ठीक है, तो देखिए एक एंगल बन रहा है यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ एक एंगल बन गया, ये एंगल बन गया S1OS। देखिए लिखा हुआ भी होगा, या S1 लिख सकते हैं या S डैश लिख सकते हैं। ठीक है, या लिखा हुआ है S-O, S-OS। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। और विचलन कोण को हम लोग किससे दिखाए हैं, डेल्टा से दिखाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए इस बात को तो आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए बात ऐसा है कि हम लोग समझने के लिए अब क्या करेंगे, कुछ ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल जो आप ज्योमेट्री आप जो कहाँ पढ़े होंगे, 10th में पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, और ज्योमेट्री है तभी फिजिक्स पॉसिबल है। ठीक है, ये तो फिजिक्स का कोई फार्मूला को प्रूफ किया नहीं जा सकता है, तो ज्योमेट्री आपको जानना पड़ेगा। और ज्योमेट्री से हम लोग क्या जानते हैं, तो देखिए एक दिया हुआ है क्यू। ठीक है, QOR में। ठीक है, तो ये कोण हमको पता करना है, विचलन कोण पता करना है। ठीक है, तो विचलन कोण के बारे में आप जानते हैं, दो अंतःकोण बहिर्कोण के योग के बराबर होता है। जैसे कि अगर आपको हम ये समझाना चाहें छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू, अगर इस तरीके से, ठीक है, ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या बता दिए कि दो अंतःकोणों का योग जो होगा बहिर्कोण के बराबर होगा। इस बहिर्कोण से हम लोग आ जाते हैं OQR। देखिए OQR कहाँ है, OQR मतलब ये कोण, देखिए यहाँ पे ये कोण। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, RQ और क्या होगा O छोटा होगा, चलिए O लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि ये दोनों कोण जो होगा, ये दोनों कोण ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कोण जो होगा, इस दोनों कोण का योग मतलब ये कोण और ये कोण का दोनों का योग जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो अगर एज्यूम कर लीजिए कि अगर ये वैल्यू 30 है और ये 30 है, ये 30 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों के योग के बराबर होता है। तो दोनों अगर ये 30 और ये 30 है तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1। तो देखिए यहाँ पे पूरा कितना है, I1 है। ठीक है, और इसका हाफ, इसका इतना वैल्यू ये दिया हुआ R1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि आप इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे इसको आप घटा दीजिएगा। ठीक है, उसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझाने में हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझा सकें। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं, पॉज कर 2 मिनट के लिए। तो देखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का गया हुआ है। तो बहिर्कोण जो होता है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका नाम अगर हम A रख दें, इसका नाम B रख दें, और इसका नाम हम लोग R रख दें। ठीक है, तो कोण A कोण B बराबर कोण R हो जाएगा। ठीक है, अगर एज्यूम कीजिए ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा बात यहाँ पे, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है QOR में। ठीक है, अब सेकंड हम लोग क्या, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या यूज़ किए, अब मान लीजिए
कि यहाँ से कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई एंगल बना रहा है पूरा, अगर आपके पास I1 है, पूरा अगर I1 है, ठीक है, चलिए I1 मान लेते हैं। अब कहता है यहाँ से कोई चला गया, यहाँ से कोई चला गया और ये जो एंगल बना रहा है वो R1 बना रहा है, ठीक है, पूरा I1 है और ये R1 है। तो आप बोलेंगे कि बताओ ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा। तो आप बोलोगे सर पूरा I1 है तो I1 माइनस, अगर इसको घटा दोगे, ठीक है, तो ये एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका I1 और इसका I2 दोनों को एक साथ लिख लिए, ठीक है, फिर इसका R1 और इसका R2 दोनों को एक साथ लिख लिए, ठीक है, दोनों में क्या था, माइनस था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दो जगह अगर माइनस हो तो माइनस को कॉमन करेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए दोनों प्लस हो गया और बीच में बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया। चलिए, तो एक इक्वेशन तो हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर क्या कहता है, अब आ जाइए इस त्रिभुज में, ओ डैश किसमें जाना है, ओ डैश क्यू आर में। तो इस तरीके से R1 R2 और ओ क्यू आर डैश इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो इसको अब यहाँ पे ले जाएंगे, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से R1 प्लस R2 का इक्वेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, इसको 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं चतुर्भुज में। किस में आ जाते हैं, चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज हमारे पास क्या क्या बन रहा है वो देखिए। चतुर्भुज का नाम लिखा हुआ है AQO-R। तो देखिए OQO-R, मतलब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम थोड़ा ज़्यादा मोटा कर दें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर किसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास ब्लैक, ठीक है, आप लोग पिक्चर में नहीं घसेंगे, समझाने के लिए आपको घस रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आपको दिख रहा है। अगर इस तरीके का शेप आपको मिलेगा तो आप क्या बोलोगे इसको, देखिए इस तरीके का अगर शेप मिलेगा तो इसको आप क्या बोलोगे। तो कितना भुजा इसमें दिख रहा है, 1 2 3 4 भुजा दिख रहा है ना, और 4 भुजा को क्या बोला गया, चतुर्भुज बोला गया है, चतुर्भुज बोला गया, ठीक है। तो चतुर्भुज में हमारा चतुर्भुज क्या है, A है, Q है, उसके बाद क्या है O डैश है, O डैश है, और फिर क्या है R है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से लिखेंगे तो चतुर्भुज AQO डैश R में, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो क्या इसमें लिखाएगा, देखिए QAR, QAR मतलब ये कोण, ये कोण, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है QO डैश R मतलब ये कोण, ठीक है। अब दोनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, अर्थात ये कोण, योग का बात हो रहा है, ठीक है। तो दोनों कोण कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें A प्लस O डैश, और कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि अभी हम लोग क्या सीखे हैं, अभी हम लोग सीखे हैं कि R1 और R2 का वैल्यू ये होता है, ठीक है, और इतना का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, A निकाल लिए। तो अगर हम समीकरण क्या कर दें, समीकरण को अगर हम समीकरण 2 और 3 को तुलना कर दें, समीकरण 2 एवं 3 से तुलना कर दें, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो आपको हम ऐसे तुलना करके हम दिखा रहे हैं कि वैल्यू कैसे कैंसिल हो जाता है। आप लोग कैंसिल मत करना कॉपी में, देखिए ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, A बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बचेगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, 4th मान लेंगे। तो चलिए पहले इतना तक आप समझ गए होंगे, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पिक्चर में हटा के अब हमारा लास्ट डेरिवेटिव है। तो चलिए जहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग निकाले थे R1 प्लस R2 का मान A निकाले थे, ठीक है। समीकरण आप 4 देख सकते हैं, समीकरण 4 यहाँ है, ठीक है। तो समीकरण 4 आपको मिल जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर क्या मिला हुआ है, A मिला हुआ है। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब कहता है अगर दोनों का सम कर दिया जाए, ठीक है। तो जो दोनों का अगर सम करते हैं, दोनों का सम मतलब क्या हो गया, इस दोनों का अगर सम करते हैं, ठीक है,
तो इससे प्रिज्म कोण और विचलन कोण का योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, R1 और R2 जो होगा वो प्रिज्म कोण के बराबर होगा। न्यूनतम विचलन मतलब इतना कम विचलन होता है, इतना कम विचलन होता है कि आप उस स्थिति में R1 को R2 के बराबर कर सकते हो और I1 को I2 के बराबर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे हम उस वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दें तो बताइए क्या हो जाएगा, I1, ठीक है, प्लस I1 बराबर A प्लस में डेल्टा। इस तरीके से 2I1 निकल जाएगा A प्लस में डेल्टा। इस तरीके से अगर भाग में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस तरीके से आप I1 का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि I1 का ही मान होगा, ये I2 का भी मान हो सकता है, A प्लस डेल्टा बाई 2। ठीक है, या अब यहाँ पे क्या कहता है, इसमें उसी वैल्यू को पुट कर दिया जाए। ठीक है, R1 और R2 जब दोनों बराबर है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, R1 प्लस में R1 क्या बन जाएगा, ये A बन जाएगा ये। तो फिर 2R1 क्या बन जाएगा, ये A बन जाएगा। अब इसी गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल गया। या आप क्या, दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हो, R2 का मतलब भी तो ये होगा, R2 का मतलब भी क्या लिख सकते हैं इसको, A/2 लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। I2 और I1 इस तरीके से निकल गया होगा। अब आपको क्या बोले थे, एक टूल्स बताए थे, उस टूल्स के बारे में क्या बताए थे, वो टूल्स हमारा क्या था, स्नेल का नियम। ठीक है, अब स्नेल के नियम को याद कर लीजिए। ठीक है, स्नेल का नियम क्या था, साइन I बटा साइन R, साइन I बटा साइन R। चलिए वेरी गुड। तो अब क्या हो गया, चलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, हम लोग देखते हैं साइन I बटा साइन R। तो लिखते हैं अब स्नेल नियम से, स्नेल नियम से। ठीक है, अपवर्तनांक मतलब एक नियतांक अर्थात अपवर्तनांक लिख सकते हैं साइन I बटा साइन R लिख सकते हैं। तो चलिए अब एक चीज़ ध्यान देंगे, अब हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब देखिए I1 I2 दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 को हम लोग I मान लेंगे। ठीक है, अर्थात I के बदले आप क्या रख सकते हैं, A प्लस डेल्टा बाई 2 साइन A प्लस डेल्टा बाई 2 बटा में R का मान क्या लिख सकते हैं, साइन A/2। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चन में उलट के देखना, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कितना बार आया है। ठीक है, कुछ इसका मैथमेटिकल टर्म है जो जिसके थ्रू इसको हम प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो इसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो क्लास में इसका हम डिस्कशन भी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन इंपॉर्टेंट है, आपको हम अंडरलाइन कर देते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको इक्वेशन निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वेशन निकाल लेते हैं, 1, 2 निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन और इक्वेशन 4 और इक्वेशन लास्ट में फाइनल इक्वेशन नंबर 5 है। अगर ये पांचों इक्वेशन आप निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको सबसे आसान लगेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ टफ तभी लगता है जब उस चीज़ को आप समझते नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कुछ प्रोसेस था जिसके थ्रू हम लोग क्या कर लिए, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। अगर हमको क्या प्रिज्म का अर्थात प्रिज्म का क्या निकालना हो, अपवर्तनांक निकालना हो, प्रिज्म का अपवर्तनांक, जैसे कि ये प्रिज्म हो गया, तो प्रिज्म का अगर अपवर्तनांक हमको निकालना हो, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि प्रिज्म कोण दिया हुआ हो, प्रिज्म कोण दिया हुआ हो और विचलन कोण अगर हम निकाल रहे हैं, प्रकाश भेज रहे हैं और हमको पता चल रहा है कि कितना एंगल से को प्रकाश विचलित हो रहा है, अगर ये चीज़ हमको पता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो आपको पदार्थ दिख रहा है, ये जो वस्तु दिख रहा है, ये जो प्रिज्म दिख रहा है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है। ठीक है, साइन ए प्लस लेमडा बाई 2 साइन ए बाई 2, ये डिस्टेंस में नहीं है, पास में ही है। ठीक है, क्योंकि एंगल के साथ ही साइन का अस्तित्व है अर्थात। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। चलिए आज का वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।